नमस्कार, उड़ान एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में भी हम पिछले क्लास के जैसे प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, उड़ान एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सीजीएसआई टेस्ट सीरीज। अब देखिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 9 अक्टूबर से मिलेंगे। ऑनलाइन अगर देना चाहें तो उसका फी है 99 और ऑफलाइन इसकी जो फीस है वो है 149। साथ ही याद रखिएगा, आपको 9 तारीख से ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक बैच चालू होने वाला है जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से चलाया जाएगा और साथ ही साथ इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध होंगे। यह जो बैच है वो 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, दोपहर की बैच होगी ये। अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। देखिए, इक्ष्वाकु के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए। सातवाहन जब आप पढ़ेंगे तो सातवाहनों का विखंडन 3 भागों में होता है। एक होता है वकटक, वकटक के बाद आप देखते हैं इक्ष्वाकु, और एक होते हैं पल्लव। पल्लव को तो आप दक्षिण भारतीय इतिहास में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्ष्वाकु हैं ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में भी स्तूपों का निर्माण कराया है। इसमें एक बहुत फेमस शासक होते थे जिनका नाम था वीर पुरुष दत्त, और इस वंश के जो संस्थापक है वो कहलाते हैं श्री शांतमूल। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो पहला जो है वो तो गलत है और हमको देखना क्या है, सही। तो पहला जो है तो पहला गलत, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखते हैं 2 के बारे में। पूर्वी भारत के पाल, पूर्वी भारत देखते हैं भाई, पाल जो वंश थे वो कहाँ आते थे, बंगाल वाले रीजन में, तो पूर्वी तो है, ठीक है। साथ ही पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आप पढ़ेंगे शासक गोपाल और धर्मपाल के बारे में, जिन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, और ये अंतिम वंश है जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो यहाँ से पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। देखिएगा, सिलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम होता था। इसे सिंहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यहाँ की जो भाषा थी, भाषा उसको सिहिली कहा जाता था, ठीक है। जब मैंने, अगर आपको बताया होगा बौद्ध धर्म के बारे में, हम पढ़ रहे थे शायद मौर्यकाल, मौर्यकाल में भी इस जगह के बारे में मैंने बताया है। तो सिंहल पर अधिकार करने वाला चोल शासक कौन है, तो वो चोल शासक है राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने क्या किया है, श्रीलंका पर अधिकार किया है। देखिएगा, विजय प्राप्त की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि अगर देखा जाए तो राजराज प्रथम यहाँ पर गए थे, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अधिकार कौन करते हैं, राजेंद्र प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की थी। यह किस विषय पर आधारित है। अगर हम बात करें वराहमिहिर की, तो वराहमिहिर जो थे वो खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने चंद्र कैलेंडर का भी निर्माण किया था। तो ऑप्शन में देखिएगा, पहला ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, खगोल विद्या या खगोल विज्ञान। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि बाघ की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है क्या, बाघ की गुफा महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे बाघ की गुफा के बारे में तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है आपके, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक। तो पहला कथन तो गलत है, तो पहला गलत, हमको क्या ढूंढना है, सही ना। तो पहला तो गलत है, तो पहला जहां पर है उसको गलत कर दो, ठीक है। इस प्रकार दूसरा देखते हैं, तो इस गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया, ये सही है। तो गुप्त काल में किया गया, तो ये क्या होगा, केवल 2 सत्य है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रगुप्त के 9 रत्न में निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी या ज्योतिष से संबंध था। तो फलित ज्योतिष का मतलब है जो भविष्य बताए, भविष्यवक्ता हो, ठीक है। ग्रह नक्षत्रों को पढ़े और भविष्य के बारे में बताए। तो वररुचि, शंकु, शपणक और वराहमिहिर। देखिए, एक लिस्ट देख लीजिएगा, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जैसे कालिदास महाकवि थे, वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे, हमने एक प्रश्न इनसे देखा भी है। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे। वररुचि जो थे वो व्याकरण या कहे व्याकरणाचार्य थे। फिर घटकर पर क्या थे, कूटनीतज्ञ थे। वही धन्वंतरी जो थे चिकित्सक थे। अमर सिंह अमरकोश, इन्होंने अमर सिंह ने अमरकोश की भी रचना की थी, इस कारण इनको कोशकार कहा जाता है।
शपणक ने फलित ज्योतिषी, मतलब ये इस विद्या में माहिर थे। साथ ही वेताल भट्ट जो थे ये क्या थे, जादूगर थे। तो आपका जो प्रश्न था वो क्या था, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी था। तो आपका उत्तर आपको मिल चुका होगा, शपणक। और जैसे कि मैंने कहा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लें, आने वाले हो सकता है भविष्य में एक आध प्रश्न इस टॉपिक से आपको और दिखाई दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर हुणों का आक्रमण तो था। अब देखिए, जो गुप्त साम्राज्य का जो समय है, आप 240 से 550 तक का समय पढ़ते हैं, ठीक है। श्रीगुप्त आते हैं, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, फिर लास्ट में विष्णुगुप्त। ऐसा करके 240 ईस्वी से कहां तक, 550 ईस्वी तक चलता है। तो हुणों का आक्रमण इस दौरान होता है। दूसरा देखते हैं, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, बिल्कुल ये भी था, ठीक है। हमको क्या बताना है, कारण नहीं था, तो जो कारण है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, ऐसा समझ सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले शासकों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इवन आप पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त जी ने भी वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान को क्या दिया था, संरक्षण दिया था, ठीक है। अरब आक्रमण, अब बात करें अगर अरब आक्रमण का, तो अरब आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। तो ये तो समय है ही नहीं, है ना, गुप्त काल का तो समय ये है, और 712 में तो अरब आक्रमण होता है। तो ये जो है, ये कारण आपका नहीं हो सकता, बाकी तीनों कारण है। तो आपको क्या ढूंढना था, जो कारण नहीं हो उसको आपको चेक करना था। तो यही है आपका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो अगर गुप्त काल की बात करें तो ये ऐसा काल था जब शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति में थोड़ी सी सुधार हुई। महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिला और जो पुरुष थे उनको बराबर का दर्जा या बराबरी का दर्जा मिला था, बराबरी का अधिकार मिला हुआ था। यहाँ तक जो महिलाओं को और शूद्रों को जब नाटकों में भाग लेने का अधिकार दिया गया, तो एक चीज यहाँ पर जोड़ा गया कि वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, उनको बोलना होता था क्या, प्राकृत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पात्र के रूप में शामिल किया गया महिला और शूद्र को, लेकिन ये बोल क्या सकते थे, संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो चीनी यात्री फाहियान है, ये प्रथम चीनी यात्री है। देखिए, एक क्लास में या एक वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि सर चीनी यात्री जो पहले है वे वेनसांग है। जी नहीं, आप गलत है, आप ध्यान दीजिएगा। वेनसांग का आगमन कब हुआ है, 399 से लेकर 414 तक इन्होंने भारत का भ्रमण किया है। वही वेनसांग का जो समय है वो 630 में आते हैं और 645 तक भारत में रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले चीनी यात्री, तो ये आया था। और कनिष्क का जो शासन काल है वो तो 78 ईस्वी में है। इसी समय तो इन्होंने शक संवत जारी किया था, 144 लिया जाता है, ठीक। तो इनका तो कार्यकाल ही समय जो है वो अलग अलग है। तो ये पहला तो गलत है, आपको क्या ढूंढना है, सही। तो ये पहला तो गलत है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और बौद्ध धर्म के प्रति विरोधी पाया। अब ये भी गलत हो गया। हमको ये पता है कि वेनसांग किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बौद्ध धर्म के हिमायती थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्रतिरोधी थे, मतलब अपोजिट थे। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत। तो निम्न में से सही कथन कौन सा है, तो भाई कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था। अगर आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में तो पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह था जहां प्राचीन काल में जो परोपकारी संस्थाएं होती थी, जैसे मुफ्त अस्पताल, विश्राम गृह, छायादार वृक्षों का निर्माण करना, तो ये सब मौर्य काल से शुरू होता है। और मौर्य काल में ऐसा कराने वाले जो पहले शासक होते हैं वो कौन होते हैं, अशोक। अशोक के इन कार्यों का उल्लेख जो है फाहियान, जब मतलब इनके समय से लगभग 400 साल बाद, 400-600 साल बाद आने वाले एक विद्वान होते हैं, चीनी यात्री होते हैं फाहियान, उन्होंने अपनी रचना कोकोकी में भी की है कि यहाँ पर जो है मौर्य मतलब मौर्य द्वारा बनाए गए महल यहाँ पर मिलते हैं आपको पाटलिपुत्र में, चिकित्सालय भी यहाँ पर है पाटलिपुत्र में, विश्राम गृह है, ये सबका उल्लेख। तो ये याद रखिएगा, अशोक द्वारा ये बनवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही है बताना है। तो सभी महाजनपद अल्पतंत्रिक या तंत्रीय थे,
जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह के द्वारा होता था, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे? जी नहीं, पूरे भारत में थे, सभी तरफ थे। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे? रखते थे, बिल्कुल रखते थे। ठीक है, तभी तो विस्तार होता था इनका। फिर है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, ऐसा कहा गया है किसमें? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा, 22 महाजनपद, 22 महाजनपदों का उल्लेख आपको पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही है बोला तो डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्हें किस मार्ग या उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए सूत्र के हिसाब से सही उत्तर को चुनिए। देखिए, पहले तो ये याद रखिएगा, जहां पर इनको सब ज्ञान मिला था सबसे पहले अशोक ने वहां की यात्रा की। तो गौतम बुद्ध को जो जहां ज्ञान मिला था, कहाँ मिला था? बोधगया में। ठीक, तो बोधगया में सबसे पहले गया। तो देखिए, एक तो होना चाहिए आपके आंसर में, तो एक कहाँ कहाँ सबसे पहले? तो पहले और दूसरे में, ये दोनों गलत। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? जहां पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये दो, जहां इनको ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद कहाँ? मृत्यु, अंतिम। तो ये 3 होना चाहिए ऑप्शन में। तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप सीक्वेंस बन गया। तो पहले तो यही सीक्वेंस याद रखिएगा, अशोक कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ज्ञान के स्थान पर, फिर उसके बाद मृत्यु के स्थान पर, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रवचन देने वाले स्थान पर, फिर उसके बाद जाते हैं कहाँ? कपिलवस्तु, जहाँ जन्म हुआ था। ठीक, फिर अब जाते हैं कहाँ? सारनाथ, फिर सबसे लास्ट में जाते हैं लुम्बिनी। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा सही, वो क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको ऐसे ही पूछा जाए, सबसे पहले किस स्थान पर गए? तो गया, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुप्त काल में प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रमागत स्तर निम्नांकित में से कौन सा है? अगर बात करें गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई में, सबसे पहले आता था प्रांत। इसी प्रांत को बोला जाता था भुक्ति। ठीक है, जिसका प्रमुख होता था कौन? कुमारामात्य। कुमारामात्य। अब ये जो प्रांत होता था, ये टूटता था किसमें? विषय में। विषय, जिसे आज हम क्या कहते हैं? जिला। तो जिला का जो प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। कहीं कहीं आप इसको पढ़ेंगे, इसको आहार भी बोला जाता था। ठीक, फिर ये टूटता था किसमें? विधि में। विधि आज का तहसील। ठीक, इसका कहीं कहीं आपको मिलेगा, इसका जो प्रमुख होता था श्रेष्ठी होता था। और इस श्रेष्ठी का काम क्या होता था? विषयपति है ना ये, तो विषयपति का क्या करना? सहायता करना। विषयपति का क्या करना? सहायता करना, इनका काम होता था। फिर इसके बाद होता था गांव का समूह, ये कहलाता था पेट। और पेट के बाद सबसे नीचे जो होता था वो कहलाता था ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था महत्तर। ठीक, तो देखिए ये इस प्रकार का क्या था? गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई थी। तो प्रांत, प्रांत को क्या बोला जाता है? भुक्ति। तो सबसे पहले देखो भुक्ति कहाँ लिखा है? 2 जगह लिखा हुआ है। और सबसे अंत में क्या आना चाहिए? ग्राम। ठीक, तो यहीं पर देखो आपको क्या क्या मिल रहा है? प्रांत अर्थात भुक्ति, ये मिल गया। विषय बिल्कुल मिल रहा है, विधि नहीं है। उसके बाद क्या है? पेट और ग्राम। तो इसका आंसर जो होगा आपका प्रथम ही होगा, ए ही होगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, गुप्त काल में उद्योग एवं व्यापार की स्थिति मजबूत थी, परंतु विदेशी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? अगर आप देखें, रोम के साथ व्यापार या रोम के साथ गुप्त शासकों के व्यापार का पतन। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप गुप्त काल पढ़ते हैं तो गुप्त काल में आप पढ़ते हैं क्या? हुणों का आक्रमण। जब हुणों का आक्रमण होता है तो ये जो मार्ग रहता है ये बाधित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हुण थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो इधर से जो भी व्यापार हो रहा था उसका पतन हो जाता है। इसके साथ साथ गुप्त शासक क्या करते हैं? श्रीलंका के साथ व्यापार में वृद्धि करेंगे, नेपाल के साथ व्यापार में वृद्धि करेंगे और चाइना के साथ व्यापार में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में वृद्धि करेंगे। तो इस साइड, ये जो यहाँ पर आपने कलिंग के युद्ध के दौरान आपने पढ़ा होगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह का विशेष महत्व हो जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में जितने भी बंदरगाह होते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। तो देखिएगा, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह मुजरिस, अरिकामेडु एवं कावेरीपट्टनम का पतन। जी नहीं, ये तो गलत है। पहला ही सही है, दूसरा गलत हो गया। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं क्या? 1 और 2? नहीं, 1 और 2 तो नहीं है। साथ ही देखते हैं क्या? चीन के साथ व्यापार में हाथ? नहीं, मैंने अभी बताया चीन के साथ व्यापार में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो इसका जो उत्तर होगा केवल 1 होगा। ठीक, यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसकी राजधानी कन्नौज थी या कन्नौज उसकी राजधानी थी।
तो हाँ, कन्नौज उसकी राजधानी बनेगी, पहले उनकी राजधानी रहती है थानेश्वर। दूसरा लिखा है वह प्रतिहार वंश के थे। अगर आप पढ़ेंगे तो इनको माना जाता है क्या, वर्धन वंश बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, पुष्यभूति वंश। तो ये वाला कथन तो अभी गलत लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। उसने चीन के विदेशी राजदूतों का स्वागत किया। जी हाँ, इनके समय कौन आए थे, वेनसांग आए थे, ये तो सत्य है, वेनसांग का आगमन हुआ था। और अशोक की तरह उसमें भी क्या था, एक बौद्ध सभा का आयोजन करा था। मतलब ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया, बी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ये गलत कथन ही बताना था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निरालंबा सरस्वती, अर्थात सरस्वती अब निराश्रय हो गई कि शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी। तो अगर आप पढ़ेंगे परमार वंश में एक शासक आते हैं जिनका नाम होता है भोज, राजा भोज। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि सबसे विद्वानतम शासकों में से एक है भारत में। जो इनका उल्लेख है ना, वो अकबर की जीवनी जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, वहां पर भी की गई है। उसके अनुसार ये बोला गया है कि राजा जो भोज परमार थे, इनके दरबार में लगभग 500 विद्वान उपस्थित थे। अब देखिएगा, जिनके दरबार में विद्वान है तो वो भी कितने ज्यादा विद्वान होंगे। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके बारे में ऐसा वाक्य बोला गया था कि विद्या और विद्या वाले व्यक्ति दोनों ही क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न वेदांग से है। लिखा है वेदांग में किनका समावेश है। तो वेदांग आप पढ़ेंगे तो वेदों में क्या होता है, मंत्र, सुक्ति होती है। इनका सही अर्थ को समझने और सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और इनकी कुल संख्या कितनी है, 6 है। और हर अंग, मतलब जितने भी आप पढ़ेंगे उसका किसी न किसी अंग से क्या किया गया है, मानव अंग से तुलना की गई। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 6, जिसमें आता है कल्प। तो कल्प है, तो एक बार लिख ही देते हैं कौन कौन सा भाग आपको पढ़ना रहता है। शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। अब देख लीजिए कहां पर मिल रहा है, यही आपका उत्तर होगा। तो शिक्षा, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, यही आपका उत्तर होगा। बाकी देखिएगा, यहाँ अरण्यक लिख दिया है, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया है, यहाँ देखते हैं तो उपनिषद लिख दिया। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो एक ही ऑप्शन आपका ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। बहुत सारे ऑप्शन है, डायरेक्ट हम पढ़ते हैं क्या। ये चित्र देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ये पशुपतिनाथ का मुहर है। इस पशुपतिनाथ के मुहर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा क्या, एक गेंडा दिख रहा है, एक भैंस दिख रहा है, एक गेंडा दिख रहा है, और इधर देखेंगे आप हाथी और एक बाघ देखेंगे, या इसी को बोलते हैं व्याघ्र। एक साथ ही नीचे क्या है, हिरण है। तो 2 हिरण है, तो एक हिरण जो है डैमेज हो गया है इस तरफ, तो एक ही हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 4 पशु तो आपको दिख ही रहे हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है गेंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र। तो यही आपका क्या है, सही उत्तर है। बाकी देखिएगा वृषभ नहीं दिखाई दे रहा है, घोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए तो हाथी, भैंसा और वृषभ मतलब बैल, ये नहीं दिख रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, गुप्त काल में कन्नौज सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जी नहीं, कन्नौज नहीं था, अभी भी पाटलिपुत्र ही था। कन्नौज का जब महत्व बढ़ता है कब, जब यहाँ हर्षवर्धन आते हैं। तो पहला तो गलत। दूसरा पढ़िएगा, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें गुप्त अभिलेखों में क्या बोला गया, दिनार। जी हाँ, ये तो सत्य है कि गुप्त जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया है क्या, सर्वाधिक शुद्ध। तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो इनके नहीं थे, ये कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, आपके गलत है। तो आपको क्या ढूंढना था, सही। तो दोनों के दोनों गलत है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा हुआ है, पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित है। यदि आप महाजनपद काल पढ़े और वहां पर हर्यक वंश पढ़े, हर्यक वंश, नंद वंश, तो आप पढ़ते हैं नंद वंश में महापद्मनंद। तो महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे पाणिनि, जिन्होंने क्या किया था, अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो शुंग काल में बताया जा रहा है। तो पहला तो गलत, तो आपको ढूंढना क्या है, सही। तो पहला गलत है, तो काम करिए, पहले जहां जहां लिखा हुआ है उसको तो आप हटा दीजिए। तो आपके 2 ही ऑप्शन बचे हैं, आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। अभी अगर आपने ये वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग से, तो हमने पढ़ा था
चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न, तो 9 रत्न में हमने अमर सिंह का भी नाम पढ़ा था। तो हर्षवर्धन से कैसे संबंधित हो सकते हैं, तो ये भी गलत। तो 2 जहां पर दिया वो भी गलत, तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा, सी। देख लेते हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है आपका, सत्य है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी पूर्व मौर्य काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। जी हाँ, इसके पहले हमने बताया था कि जब हर्यक वंश पढ़ेंगे, शुंग, हर्यक वंश के बाद आप पढ़ते हैं क्या, शिशुनाग वंश, तो मैं शिशुवंश लिख रहा हूं, नंद वंश। नंद वंश के दौरान ही क्या था, अष्टाध्यायी की रचना हुई है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की जो रचना हुई यही हुई है। तो मौर्य काल फिर इसके बाद आता है, तो मौर्य काल से पहले जो भी जानकारी है वो कहाँ मिलेगी आपको, अष्टाध्यायी में, यहीं पर वो लिखा हुआ देखेगा, तो ये तो सत्य है। ठीक है, हमको ढूंढना क्या है, सही कथन ढूंढना है। ठीक, तो भाई जहां पर एक नहीं है वो तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखा हुआ है, महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास से संबंधित है। तो जो महाभाष्य है इसकी जो रचना है महाकवि पतंजलि जी ने की है, और पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे, तो ये तो सत्य है। तो दूसरा, तो पहला और दूसरा सत्य है, तो ये भी आप हटा दो, पहला दूसरा तो सत्य है, तो यहाँ दूसरा नहीं है, यहाँ पहला नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब आपके 2 ऑप्शन बच गए, पहला और चौथा। अब देखिए, मत्स्य विलास प्रहसन परमार वंश से संबंधित है। जी नहीं, ये है पल्लव वंश से संबंधित। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम नामक एक शासक पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे संबंधित है ये पल्लव वंश के। तो इसमें से क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, तो आपका पहला दूसरा ही क्या होगा, सत्य होगा। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम आगे की तैयारी करेंगे। उसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।